Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान क्रम में, जो कि इस विषय का अंतिम व्याख्यान है, आज हम हेगेल के दर्शन का विश्लेषण करेंगे। और ये बहुत ही समानुचित है कि पाश्चात्य दर्शन के ऐतिहासिक विकास क्रम को हेगेल के दर्शन के विश्लेषण के आधार पर ही समाप्त किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज ह्यूमैनिटीज़, जेएलए विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे आज हम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल का अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म स्टुटगार्ट नगर में 1770 में हुआ। ये जर्मनी के एक महान दार्शनिक हैं और विश्व के महान दार्शनिकों में भी इनकी गणना होती है। ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया और हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन के ये अध्यापक हुए। बर्लिन विश्वविद्यालय के दर्शन के ये अध्यक्ष नियुक्त हुए। इनकी रचनाओं का संग्रह 18 भागों में प्रकाशित हुआ है। इनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कृतियाँ हैं फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट एंड लॉजिक है। हेगेल का मानना है कि प्रत्येक दर्शन पद्धति में सत्य का कुछ न कुछ अंश रहता है, और हेगेल ने ऐसा कहा है कि उनका जो दार्शनिक विश्लेषण है, जैसा उन्होंने ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है दर्शन के क्षेत्र में, जिस तरह से द्रव्य की अवधारणा का विकास हुआ है पाश्चात्य से लेकर के हेगल तक, तो उनका ये मानना है कि जो प्रत्येक पूर्ववर्ती दार्शनिक है उनसे पहले वो तुतलाता हुआ हेगेल है, जिसकी एक स्पष्ट अभिव्यक्ति उनके दर्शन में हुई है। इससे पहले कि हम हेगेल के दर्शन का विश्लेषण करें, जो उनके पूर्व के दार्शनिकों की, मुख्यतः जो उन्होंने इमैनुअल कांट के दर्शन के संबंध में और फिक्टे और शेलिंग के दर्शन के संबंध में जो मुख्य आलोचनाएं की हैं, उनके बारे में हम ये कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा अंतिम व्याख्यान में भी कि कैसे इमैनुअल कांट ने जो कहा कि एक निश्चित सार्वभौम सत्य ज्ञान व्यवहारिक वस्तु जगत के क्षेत्र में संभव है, दर्शन में ये ज्ञान संभव है। और किस प्रकार उन्होंने जो वियोजक वाक्य, जो एनालिटिक स्टेटमेंट्स, संयोजक वाक्य, संश्लेषणात्मक जो वाक्य हैं जिन्हें सिंथेटिक स्टेटमेंट कहते हैं, या फिर उन्होंने जो एक और संभावना बताई है जिसको उन्होंने कहा है कि संश्लेषणात्मक वियोजक वाक्य, जिसे ए प्रियोरी सिंथेटिक स्टेटमेंट कहते हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि इस तरह के वाक्य जो हैं, इस तरह का जो ज्ञान है, वो न केवल गणित में संभव है, वो भौतिक विज्ञान में भी संभव है। और उसी प्रकार का जो एनालिटिक सिंथेटिक जो हमारा ए प्रियोरी सिंथेटिक जजमेंट है, वो दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में या व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में भी संभव है। और उसकी संभावना को उन्होंने कुछ उदाहरणों के साथ समझाया। जो बहुत मूलभूत उदाहरण था वो था कि जब हम 7 और 5 के योग को 12 बताते हैं, तो ये मात्र एक गणितीय व्याख्या नहीं होती है, ये कोई तार्किक व्याख्या मात्र नहीं होती है। ये ज़रूर है कि अनिवार्य गणित के नियम लागू होते हैं, लेकिन साथ साथ में वो कहते हैं इसमें एक अनुभव का तथ्य भी होता है। इसी अनुभव के तथ्य के साथ जब अनिवार्य नियम लागू होते हैं, उसी को वो कहते हैं कि इस तरह से जो संयोज्य वाक्य हैं, जिनमें एक प्रागानुभविकता भी होती है, तो जो संयोजक कथन हैं, जैसा कि वो कोई अनुभव के विषय में होते हैं,
वो अनुभव के साथ साथ उनमें एक प्रागानुभविकता भी होती है। तो प्रागानुभविकता के साथ जब अनुभविक तथ्य आ जाता है तो उसमें न केवल सार्वभौमिकता होती है, अनिवार्यता होती है, सत्यता होती है, बल्कि वो उस कथन का ज्ञान जो है वो यथार्थता भी होता है। तो ऐसे कथनों की संभावना कांट कहते हैं दर्शन के क्षेत्र में भी है, वास्तविक व्यवहार के क्षेत्र में भी है, लेकिन इसकी गति केवल व्यवहारिक दर्शन में ही है, परमार्थिक नहीं है। ऐसे किसी सिद्धांत के आधार पर हम किसी भी परमार्थिक तत्व की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरह से एक बहुत सरल क्रम में समझें तो कांट का मानना है कि ये सर्वोच्च स्तर पे जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा से बुद्धि के जो विकल्प हैं और फिर ये दो जो द्वार हैं हमारे अनुभव के, जिन्हें वो देश और काल कहते हैं, और ये देश और काल के द्वार हमारी जो अनुभव की जो प्रतीति है वो ऐसे ही प्रारंभ होती है, पहले अनुभव से होते हुए, देश काल से गुजरते हुए, फिर ये बुद्धि के विकल्पों में जाते हैं और बुद्धि के विकल्पों में इनका जो उपादान के रूप में कंस्ट्रक्शन होता है, सांचों में ये ढलते हैं, इनमें जो निश्चितता, अनिवार्यता, सत्यता है ये रूप में आती है, और फिर प्रज्ञा जो की शक्ति से बुद्धि के विकल्प प्रकृति का निर्माण करते हैं। लेकिन प्रज्ञा जो है, कांट ने कहा, वो केवल नियामक है, नियामक रूप में है, ये उपादान रूप में नहीं है। बस हेगल का यहीं से खंडन है कांट के दर्शन का। वो कहते हैं कांट की पूरी जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो एकदम सही है, इसी तरह से ही हमें विज्ञानों के आधार पर ज्ञान होता है, और वो विज्ञान ऐसे अनुभव के साथ विकल्पों से ढलते हुए हमारी प्रज्ञा में आते हैं। लेकिन उनका मानना है कि जो प्रज्ञा है वो मात्र नियामक नहीं है, ये केवल रेगुलेटिव नहीं है, प्रज्ञा कंस्ट्रक्टिव भी है। तो ये जो आलोचना है कि हेगल कहते हैं कांट अपने दर्शन के पूर्ण शक्ति को, परम चेतना को, जो प्रज्ञा थी, उसके स्वरूप को सही से समझ नहीं पाए, उन्होंने केवल उसको नियामक मांगा, उपादान नहीं माना। इस तरह से उनके दर्शन में कहीं ना कहीं अज्ञेयवाद, दृष्टिवाद के अवरोध बचे रहते हैं, जिनको कि हेगल के दर्शन में उन्होंने दूर किया है। पुनः उनका मानना है कि कहीं ना कहीं वो फिक्टे की अवधारणा से भी सहमत हैं, जिस तरह से उनके दर्शन में जो पक्ष प्रतिपक्ष समपक्षी अवधारणा, समन्वय की अवधारणा दिखती है, वो भी उससे समर्थ रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं फिक्टे के दर्शन में जो संकल्प स्वातंत्र्य है उसकी प्रधानता है, और पुनः संकल्प स्वातंत्र्य जो है उसकी प्रधानता को जो है संकल्प स्वतंत्रता को उन्होंने देखा है कि कैसे ये आत्मा से भी, आत्मा के स्वरूप से भी आगे है, और उसके बाद उन्होंने जगत को जो एक बाधा के रूप में देखा है या अनात्म तत्व के रूप में देखा है, और इस अनात्म से बाधा से पार करते हुए ही अपने को अचीव करना या किसी उद्देश्य को अचीव करना जो है, या आप बाधा को पार करते हुए ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना ही उन्होंने दर्शन का लक्ष्य बताया। ऐसी अवधारणा को हेगल ने नकार दिया है। वो कहते हैं विरोध कोई बाधा नहीं है, विरोध तो प्रगति के लिए है, विकास के लिए है, वो भी उसका एक अंश है, उसका भी एक समन्वय होता है। इस तरह सेलिंग के दर्शन से भी सहमत होते हुए वो कहते हैं कि जैसे कि स्पिनोज़ा का दर्शन एक सिंह गुफा के समान है, जहाँ पद चिन्ह जाते तो दिखाई देते हैं लेकिन वहाँ से कुछ भी वापस आते दिखाई नहीं देता। सेलिंग के दर्शन को कहते हैं वो काल रात्रि के समान है, जहाँ हर गाय काली दिखाई देती है। तो इस तरह से वो हेगल जो है अपने पूर्ववर्ती सभी दार्शनिकों किसी न किसी रूप में आलोचना करते हैं, और वो उनका जो मूल आलोचना जो कांट के दर्शन में है, जैसा कि हमने देखा कि कांट ने किस प्रकार से ज्ञान की संभावना के लिए पहले सर्वप्रथम अनुभव की प्रतीति को ही वास्तविक माना और कहा कि इसके बाद ही देशकाल के चश्मों से गुजरते हुए, बुद्धि विकल्पों के सांचों में ढलते हुए प्रज्ञा इसका नियमन करती है, या फिर प्रकृति जो है, बुद्धि जो है प्रकृति का निर्माण करती है, जहाँ प्रज्ञा की शक्ति से बुद्धि के विकल्प चमकते हैं। और ये हमने देखा तो इसका
जो हेगेल ने इसमें जो जो एक संशोधन किया है वो ये है कि पहली बात तो जो बुद्धि के विकल्प हैं वो 12 नहीं हैं। बुद्धि के उतने ही विकल्प हो सकते हैं जितनी ज्ञान की संभावनाएं हो सकती हैं। और प्रज्ञा, पुनः प्रज्ञा जो है वो नियामक नहीं है, वो अपने आप में एक कंस्ट्रक्टिव है, वो सृजन करती है। वो प्रज्ञा केवल बुद्धि विकल्पों पे आश्रित नहीं होती, वो उसका कार्य सृजनात्मकता भी है। उसका कार्य है जो चेतन विज्ञान है उसको वो पुनः विश्व में जाकर के देखती है और पुनः अपने जो अपूर्ण तत्व उसके अंदर है उसकी पूर्णता को प्राप्ति करती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि जैसे कांट ने, उनसे पूर्व अनुभववाद में लाक ने, कहीं ना कहीं बर्कले ने और ह्यूम ने जो बाह्य पदार्थ की जो स्वलक्षण सत्ता है, जो स्वलक्षण सत्ता को जो उन्होंने नकार दिया था, तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार लॉक से लेकर के बर्कले, ह्यूम और कांट सभी में हमें कहीं ना कहीं एक दोष दिखता था। उसमें संदेहवाद, अज्ञेयवाद, दृष्ट सृष्टिवाद या आत्मविज्ञानवाद, ये सारे दोष हमें, अगर हम ये लॉक के दर्शन से ही लें तो जो लॉक से लेकर के जो ज्ञान मीमांसा हुई बर्कले के दर्शन से होते हुए जो पुनः ह्यूम के दर्शन में विकसित हुई, और ह्यूम के बाद जिस तरह से उन्होंने इस अनुभवादी विचारधारा का कांट ने जो एक वैज्ञानिक समन्वय दिखाया, इन सभी में कहीं न कहीं जो तत्व की प्रतिष्ठा थी उसके स्वरूप के रूप में, और जिसे हम कहते हैं जो उसकी स्वलक्षण सत्ता थी, उसको इन सारे दार्शनिकों ने किसी न किसी रूप में नहीं माना। कांट तक उन्होंने कहा कि इसकी ना सत्ता को सिद्ध कर सकते हैं ना असिद्ध कर सकते हैं, यानी तत्वमीमांसी विचारों का खंडन ही हुआ। इससे अज्ञेयवाद, दृष्टिवाद, आत्मविज्ञानवाद और संदेहवाद की पुष्टि हुई। इन सभी को हेगेल के दर्शन ने अस्वीकार कर दिया, हेगेल ने स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि स्वलक्षण सत्ता की एक परम सत्ता है, परम चैतन्यता है, उसको परम चैतन्यता मानते हैं, जिसके आधार पर ही संपूर्ण विश्व में एक तत्व की प्रतिष्ठा होती है। जो कहते हैं कि अमूर्त तो कोई विज्ञान है ही नहीं, उनका मानना है कि इस विश्व में कोई भी विज्ञान अमूर्त नहीं है। जो अमूर्त है विज्ञान, या जो अमूर्त विज्ञान की अवधारणा को हेगेल नहीं मानते। वो कहते हैं हर विज्ञान जो है वो एक मूर्त विज्ञान है, और जो अमूर्त विज्ञान से मूर्त विज्ञान की तरफ की जो गति है वही हेगेल के दर्शन में निरपेक्ष विज्ञान का जो विश्लेषण है उसके क्रम में हम आगे बढ़ते हुए दर्शन का विश्लेषण करते हैं। अब हेगेल का मानना है कि दर्शन शास्त्र का परम लक्ष्य जो है वो विकास की संक्षिप्त व्याख्या है। तो वो कहते हैं कि विकास की व्याख्या ही दर्शन शास्त्र का परम लक्ष्य है। उनका मानना है कि जो ये मौलिक भेद है तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और तत्वमीमांसा, इसका जो हम भेद समझते हैं कि ऐसे हम मुख्यतः 3 भेद करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ तर्कशास्त्र है और तत्वमीमांसा, या जिसे दर्शन शास्त्र कहते हैं, और ज्ञान मीमांसा को देखते हैं। हेगेल का मानना है कि ये भेद नहीं है। वो कहते हैं कि जब हम किसी परम तत्व का निरूपण करते हैं या दर्शन शास्त्र को या विज्ञान के संदर्भ में हम पूरी इतिहास को, पूरे दर्शन को ऐतिहासिक संदर्भ में समझते हैं, तो वहाँ तर्कशास्त्र का जो उद्देश्य है, जो तर्कशास्त्र का उद्देश्य है कि वो एक नियम आधारित सार्वभौमिक नियमों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से किसी भी तत्व की प्रतिष्ठा करे, तो ये लक्ष्य दर्शन शास्त्र का भी है। तो इस प्रकार हेगेल का मानना है कि तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों एक ही हैं। उनका कहना है कि जो परम तत्व निरपेक्ष विज्ञान रूप है वो शुद्ध चेतन रूप है, उसकी अपनी शुद्ध चेतनता है। तत्व की आलोचना जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र का विषय है, जैसा कि हमने देखा भी है किस प्रकार दर्शन शास्त्र के इतिहास में तत्व की आलोचना हुई है। चाहे हम देखें कि आयोनियन थेलीज के दर्शन से लेकर के अभी तक के दर्शन कांट के दर्शन तक हमें देखा है कि तत्व मीमांसा का अध्ययन, विश्लेषण और उसकी आलोचना की गई है। तो उस आधार पे हमें एक चीज़ बहुत मूल रूप से समझनी है, वो ये है कि जो विज्ञान है, विज्ञान को जैसे हमने ज्ञान का वास्तविक विषय तो माना है, लेकिन यहाँ पर जो मूल अवधारणा थी, जो विज्ञान का जो विषय है वो इस व्यवहारिक जगत में है।
और जब वो व्यवहारिक जगत में है विज्ञान का विषय, तो जब जगत में विषय है तो विषय की जो सुलक्षण सत्ता है उसके बारे में जो संदेहवाद बना उसको हेगेल ने दूर किया। उन्होंने कहा कि जो विज्ञान है वो सदैव मूर्त होता है, कॉन्क्रीट होता है और रियल होता है। वो अमूर्त सामान्य के रूप में नहीं होता, वो कोई विशेषों में विशेष्य नहीं होता। जो विशेष तो होता है, विशेषों में विशेष्य की अवधारणा तो है, लेकिन जो विशेष है वो मात्र अमूर्त सामान्य नहीं है, वो मूर्त है, कॉन्क्रीट है और उसकी अपनी एक वास्तविक सत्ता है। वो केवल आत्मरूप विज्ञान भी नहीं है, वो एक विकासवाद परिणामवाद के आधार पर पूर्ण समन्वयात्मक रूप है, जहाँ पर सभी पक्ष और प्रतिपक्ष आपस में समायोजित होकर के अपने पूर्ण सामान्य को प्राप्त करते हैं, पूर्ण वास्तविकता को प्राप्त करते हैं, तो वो विज्ञान निरपेक्ष रूप में वही सत्ता है। अब वो कहते हैं कि जो एकमात्र तत्व है, हेगेल का मानना है जो एकमात्र तत्व है वो निरपेक्ष या पूर्ण विज्ञान ही है, और संपूर्ण विश्व जो है वो निरपेक्ष मूर्त विज्ञान का परिणाम है। जो चित्त है वही सत है, जो सत है वही चित्त है। सभी विश्व के पदार्थ विज्ञान के विविध रूप हैं और सब विज्ञान के विकास का परिणाम है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें हेगेल के दर्शन में जो विकासवाद दिखता है, तो उनका मानना है कि जो समस्त हमारा ज्ञान है, जो पहले हमें एक अमूर्त विज्ञान होता है। अमूर्त विज्ञान क्या है? वो एक अपूर्ण है, वो अपूर्ण समष्टि का ज्ञान है। वो अपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसमें जो सत्यता है, जो वास्तविकता है, वो नहीं है। तो अब ये जो अमूर्त प्रत्यय है, जो विषय है या ज्ञाता है, ये अपूर्ण क्यों है? ये अपूर्ण इसलिए है कि अपने लिए एक ज्ञेय विषय बनाना है। तो अगर हम कहें जो विशुद्ध ज्ञाता है, जो अमूर्त है विज्ञान, वो मूर्त कैसे बनेगा? ये जो विशिष्ट, जो अद्वैत रूपी है, जो अगर हम कहें कि जो ये ज्ञाता है वो अपने आप में एक अद्वैत रूपी है, या जैसे कांट ने कहा कि ज्ञाता जो है ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। अब जब ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है तो उसमें एक अपूर्णता है, उसमें ये अपने आप में एक पूर्ण समष्टि है, अपूर्ण समष्टि है। ये अपने आप में एक अपूर्ण समष्टि को दिखाता है, क्योंकि इसमें एक पूर्णता नहीं है। पूर्णता है वो कि वो ज्ञान के वास्तविक विषय की अपूर्णता है इसमें। तो अब ज्ञाता में जो अद्वैत है उसको अब विकास के क्रम में जगत के जो पदार्थ हैं, जगत अपने आप में क्या है? जगत अपने आप में एक, जगत भी अपने आप में एक अपूर्ण समष्टि है। ये जड़ है, वो चेतन है, दोनों ये पूर्ण समष्टि हैं। अब दोनों अपूर्ण समष्टि को अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है, और इसी के लिए विकासवाद है, यही विकासवाद है। अब इसी से जो अमूर्त विज्ञान है, जिसको अमूर्त विज्ञान माना गया है अभी तक के दर्शन में, कांट के दर्शन तक, जो कॉन्क्रीट रियल नहीं मिला है, जिसको कॉन्क्रीट रियल नहीं बोला है। कांट के दर्शन में तो वो सिद्ध असिद्ध क्या है वो भी पता नहीं। जो ये कॉन्क्रीट रियल है, इसके डेवलपमेंट को, इसके विकासवाद को समझना हेगेल के दर्शन का एक प्रमुख विषय है। तो ये कहते हैं जो विशुद्ध ज्ञाता है, जिस विषयी है, उसमें अभी विषय की सत्ता नहीं है। अब जब वो अपने अद्वैत से द्वैत में आता है, वो जगत से उसका संपर्क होता है, तो पक्ष से संपक्ष में आता है, सत्य से असत में आता है, और जब यहाँ पे पक्ष और विपक्ष का फिर एक समायोजन होता है, एक समन्वय होता है। समन्वय केवल योग मात्र नहीं है। इस समन्वय के बाद अब इसमें एक जो पूर्ण निरपेक्ष विज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा होती है। अब यही जो दोनों अपूर्ण समष्टि हैं वो अपने एक पूर्ण विज्ञान को प्राप्त करती हैं। पूर्ण विज्ञान अपने आप में एक वास्तविक सत विज्ञान है। और अब इसके आगे इसी गति, इसलिए पूर्ण विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि अब पूर्ण विज्ञान, हेगेल का मानना है कि जो जितनी भी अब इस विश्व में विकास की स्थितियां हैं, जिनमें पक्ष है, विपक्ष है, फिर उसका समायोजन हो रहा है, तो पक्ष विपक्ष, फिर विपक्ष का पक्ष, फिर उसका विपक्ष, इस तरह का क्रम चलता रहता है। और ये क्रम कब तक चलता रहता है? जब तक कि जो विपक्ष है उसका पूर्ण समन्वय ना हो जाए। और एक बार जब पूर्ण समन्वय हो जाता है तो उसका फिर विपक्ष नहीं होता, फिर वो पूर्ण विज्ञान का रूप ले लेता है। तो इसी प्रकार हेगेल का मानना है कि जो एकमात्र तत्व है वो निरपेक्ष या पूर्ण विज्ञान है। जो वो कहते हैं कि जो भी हमें, ऐसे मान लें कि ये आई है या मैं हूँ, और ये वर्ड है या जगत है,
तो मैं को कहें कि मैं चित्त हूँ और ये जो है वो मेरा विषय है, चित्त का विषय है। अब बर्कले ने कहा कि ये जो विषय है वो अपने आप में उसकी कोई सत्ता नहीं है। लॉक ने कहा सत्ता तो है लेकिन सुलक्षण सत्ता का हमें ज्ञान नहीं है। फिर ह्यूम ने कहा कि ना तो मैं अपने चित्त रूप में कोई तत्व है और ना ही कोई जगत अपने आप में कोई तत्व रूप है, ना आत्म तत्व है ना जगत तत्व है। अब हेगेल कांट ने कहा कि अपने आप में ना मैं को हम जान सकते हैं और ना अपने आप में जगत क्या है जान सकते हैं, बस हम ज्ञान की प्रक्रिया के रूप में प्रज्ञा को जानते हैं, प्रज्ञा कैसे नियमन करती है और जगत के अनुभवों में कैसे देश काल से होते हुए बुद्धि के विकल्पों में ढल करके निश्चित रूप में प्राप्त होते हैं। यानी आई को वर्ड की जो प्रतीति होती है व्यवहारिक वो तो निश्चित रूप से होती है, लेकिन ना तो आई खुद के स्वरूप को जान सकता है कि वो क्या है अपने आप में, ना इस जगत के स्वरूप को जान सकता है। हेगेल का मानना है कि ये सभी बातें अपने आप में अपूर्ण हैं, यही विरोध है इनके दर्शनों में। और इस विरोध का कारण क्या है, वो कहते हैं कि जो सत्य की अवधारणा है, जो रियल है, वही चित्त की अवधारणा है। तो जहाँ चित्त है, जहाँ चेतना वहाँ रियलिटी है, और जो विज्ञान है उसमें दोनों हैं। यानी विज्ञान, ये पूरा विश्व जो है, पूरी सृष्टि जो है, वो विज्ञान का ही विकास क्रम है, उसी में विविध रूप है। तो सभी जो पदार्थ हैं विश्व के वो विज्ञान के विविध रूप हैं, और विज्ञान क्या है, उनके विकास का एक परिणाम है, और यही पूरे विश्व में है। तो जो सत्ता है वही चेतनता है, और जहाँ चेतनता है वहाँ सत्ता है। तो विषयी और विषय का विषयी और विषय दोनों ही पूर्ण समन्वय के रूप में अपने पूर्ण विज्ञान में सदैव वर्तमान रहते हैं। अब हेगेल का जो विज्ञान है उसके स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, उसका दार्शनिक विश्लेषण समझते हैं। तो हेगेल का विज्ञान क्या है? हेगेल का विज्ञान जो है वो विशिष्ट अद्वैत रूप में है, अनेकता में अनुस्यूत एकता है, यानी उनकी अनेकता में अनुस्यूत वो एकता है। विशिष्ट अद्वैत विज्ञान स्वचेतन होता है, यानी जब एक क्रम होता है हमारे, जिसमें सबसे पहले हम जड़ जगत को देखते हैं और जड़ जगत से ऊपर हम वनस्पति जगत पे आते हैं, तो और फिर इससे ऊपर आगे जाते हुए हम पशु जगत पे आते हैं, और पशु जगत से आगे जाते हुए हम मानव जगत पे आते हैं, और मानव जगत, फिर ये चेतना के जो स्तर होते हैं, जो शून्य से जड़ से लेकर के वनस्पति पर, फिर पहले हमें जो चेतन से चेतन से हमें जो स्वचेतना का स्तर होता है, तो ये स्वचेतना का स्तर है। विज्ञान जो है वो स्वचेतना का स्तर है। तो विशिष्ट अद्वैत जो है उसमें एक सभी भेदों में अनुस्यूत एक विशिष्ट भेद है, कोई द्वैत नहीं है, कोई दो तत्व नहीं, उसमें एक तत्व की प्रधानता है, और अद्वैत विज्ञान की प्रधानता है जिसमें जो स्वचेतनता का स्तर है। जो शुद्ध विज्ञान या शुद्ध चैतन्य सचेतन है, अमूर्त चैतन्य नहीं है। तो चाहे हम शुद्ध विज्ञान की बात करें या शुद्ध चैतन्य की बात करें, ये दोनों ही स्वचेतन होते हैं, वो अमूर्त चैतन्य नहीं होते। तो कोई भी विश्व में जो हमारा ज्ञान है या दर्शन का तत्व है, कोई भी ऐसा तत्व नहीं जिसको अमूर्त चैतन्य कहें हम। जो भी है वो विज्ञान रूप में शुद्ध चेतन है, स्वचेतन है, उसकी अपनी चेतना है। तो विज्ञान मूर्त सामान्य है, हमारे ज्ञान का विषय या हमारे तत्व का विषय जो है, जो परम तत्व का विषय है, परम ज्ञान का विषय है, या विश्व का कोई भी ज़र्रा से कहें हम, या विश्व का हर भाग जो है वो चेतनता से भरा हुआ है, वो कॉन्क्रीट रियल है। बस उसको हमें समझने की ज़रूरत है। उसमें जो एक विकास का क्रम है, एक सोपान है, एक तारतम्यता है और उद्देश्य की पूर्णता है, उसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे वह पूर्ण से पूर्णता की एक यात्रा को तय करता है। तो यह समष्टि रूप है, यह अवयवी है, इसमें आंगिक एकता है। तो जैसे हम लें कि जैसे एक उदाहरण लें, दो उदाहरण लेते हैं। जैसे जब व्यक्ति कोई घर का निर्माण करता है, अब घर के गृह निर्माण के लिए उसे पहले ईंटा, चूना, पत्थर, गारा, सीमेंट, है ना, और फिर लकड़ी और अन्य सारे पदार्थों को मिलाकर वो घर की रचना करता है। तो विभिन्न भागों से लेकर के एक घर बनता है,
अवयवों से लेकर के अवयवी की संरचना होती है। जैसे घड़ी की साज देखें तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, फिर घड़ी की संरचना होती है। जैसे घर में एक डिज़ाइन आता है, उसका एक वो आता है, जैसे घड़ी में भी एक देश आता है। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है, ये जो सारे अवयव हैं, यानी जो जितने भी अवयव हैं जिनके योग से अवयवी बनता है। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है जो हमारा मानव शरीर है। अब मानव शरीर में मस्तिष्क है, हृदय है और अन्य सारे अंग हैं, हाथ पैर सभी। इनमें क्या है, ये सभी अंग एक तरह से कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और मानव शरीर की संरचना करते हैं। लेकिन जो सबसे ख़ास बात इसमें है, इनमें एक आंगिक एकता होती है, आंगिक एकता होती है, जिसका बहुत ही उत्तम उदाहरण हेगेल के दर्शन में मिलता है कि इसमें एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, इसमें कोई छूटता नहीं है, किसी का आत्यंतिक विरोध नहीं होता है, किसी का पूर्ण प्रतिपक्ष नहीं होता। पक्ष भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, प्रतिपक्ष भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के क्रम को खत्म नहीं करते। यानी पक्ष भी पूर्ण नहीं है, इसका प्रतिपक्ष भी पूर्ण नहीं होगा। यानी थीसिस और एंटीथीसिस दोनों अपूर्ण हैं और ये क्रम चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक किसी भी पक्ष का कोई प्रतिपक्ष ना बचे, और तब जाके हमें एक पूर्ण विज्ञान की अवधारणा मिलेगी। इसमें खास बात क्या हुई, जैसे मान लें कि ए बी सी डी ई टू एन नंबर ऑफ स्टेप्स लेते हैं, कहते हैं हम लोग, है ना, n1 एन नंबर ऑफ सीरीज में आते हैं। इस सीरीज में सब कुछ एक दूसरे से संबद्ध है, पक्ष प्रतिपक्ष विकासवाद की श्रेणियों में संबद्ध है। तब तक संबंध है जब तक कि पूर्ण विज्ञान को प्राप्त न कर ले। पूर्ण विज्ञान को प्राप्त करते ही अब उसका प्रतिपक्ष नहीं होगा, अब वो अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर, अपूर्णता अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। यहाँ पे खास बात यह है कि इनमें एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, इनमें केवल योग मात्र का संबंध नहीं है, ये सभी एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे से प्रभाव में है। जैसे शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए, मान लीजिए शरीर का कोई एक अंग खराब हो जाए, लिवर खराब हो जाए, तो वो अब क्या करता है, वो सारे अंगों को प्रभावित कर देता है, क्योंकि उसमें एक आंगिक यूनिटी है, ये उसमें एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। तो जो ऑर्गेनिक यूनिटी है, अब ये ऑर्गेनिक यूनिटी जो है वो पूरे शरीर की व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो इस तरह से इनमें एक आंगिक एकता है। इस विश्व के तात्विक उत्तरोत्तर क्रमिक विकास में, ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास में जो तात्विक विकास है, उसमें एक आंगिक योग्यता है। यानी हेगेल का मानना है कि व्यष्टि में अंतर्यामी समष्टिगत एकता है ना, यूनिटी इन डिफरेंस, जिसे कहते हैं यूनिटी इन डिफरेंस। व्यष्टि में अंतर्यामी समष्टिगत एकता है। और वो एकता कैसे विस्तृत होती है? क्योंकि अवयव में एक जीवित संबंध है, एक ऑर्गेनिक रिलेशन है। ये संबंध विरोध का नहीं है, आत्यांतिक विरोध का नहीं है। ये संबंध एक दूसरे से एक संबंध जुड़े हैं रूप में है, सोपानवत और क्रमबद्ध है, जिसमें हर एक चीज़ जो है N1 से लेके N2 N3 N नंबर ऑफ N's कहें अगर हम, इन सब में एक सोपान है, एक सीरीज़ है, एक व्यवस्था है, एक कनेक्शन है, इनमें एक जुड़ाव है, एक जीवित व्यवस्था है, एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। तो जो हम कहते हैं P1 P2 जो पार्ट्स हैं, P1 P2 P3 इक्वल टू W होल। तो जो होल बन रहा है, इसमें मात्र योग मात्र का संबंध नहीं है, इसमें एक जीवित व्यवस्था, एक ऑर्गेनिक यूनिटी भी है, वो जो अलग रूप से परिलक्षित होती है। तो केवल योग मात्र नहीं है, ये एक पूर्ण समायोजित समन्वय व्यवस्था है, इसमें ऑर्गेनिक यूनिटी की प्रधानता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हेगेल आगे निरपेक्ष विज्ञान की अवधारणा को समझाने का प्रयास करते हैं, उनका प्रयत्न क्या है। तो निरपेक्ष विज्ञान जो अपने आप में है, जो पूर्ण है, उसके विकास का स्वरूप क्या है, उसके विकास का स्वरूप क्या है। तो
जो अमूर्त विज्ञान है, अब वो मूर्त कैसे होता है? क्योंकि हेगेल का मानना है कि कुछ भी इस सृष्टि में अमूर्त नहीं है, जो भी है वो कॉन्क्रीट रियल है, जो भी है वास्तविक रूप से सत्य है। सत्य ही चेतन है, चेतन ही सत्य है। अब कुछ भी अमूर्त नहीं, फिर भी अगर हम विकास की अवधारणा को देखें तो अब पहले देखते हैं कि जब कोई भी विज्ञान अपने स्वरूप सत्ता में होता है, अपने आप में होता है, विज्ञान ही है, केवल विज्ञान मात्र कहें, विज्ञान मात्र क्या है? एक अपने आप में अपूर्ण समष्टि, अपने आप में एक अपूर्ण समष्टि। इसे कहते हैं आइडिया इन इटसेल्फ। आइडिया इन इटसेल्फ। हमारे मस्तिष्क में कोई विचार है, क्या वो पूर्ण विचार हो सकता है? नहीं। जैसे कि कांट के दर्शन में एक ईश्वर के तर्कों की आलोचना होती है कि अगर मैं मान लूं कि मेरे जेब में 500 रुपए का नोट है, तो क्या मात्र मानने से मेरे जेब में 500 रुपए का नोट नहीं होता? जब तक कि जो मेरे माइंड में है, जो मेरे माइंड में ये जो 500 रुपए का नोट है ना, इसके लिए एक 500 रुपए का नोट जो है इस वास्तविक जगत में भी होना चाहिए, यानी वर्ड में भी होना, कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए, संगति होनी चाहिए उसकी। तो इस तरह अभी जो केवल मात्र विचार है उसकी विश्व से संगति होनी है, विश्व में उसको आना है, उसे क्रमिक विकास के स्वरूप को प्राप्त करना है। तो अपने आप में जो निरपेक्ष विज्ञान है, अपने आप में एक जो समष्टि वो अपूर्ण है, जिसे हम आइडिया इन इटसेल्फ कहते हैं। अब इसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अब इसकी अभिव्यक्ति होनी है। जब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक ये अपनी पूर्णता को प्राप्त ही नहीं कर सकता। आपके अंदर कोई क्षमताएं हैं, मान लीजिए लिखने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, तो मात्र क्षमता मात्र से वो अपूर्ण रहेगा जब तक कि वो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और उसको व्यवहार रूप में प्रदर्शित नहीं करते। तो इस प्रकार से जब ये अमूर्त विज्ञान जो है वो अपनी मूर्तता के लिए इस जगत को अपना विषय बनाता है, तो दोनों में जो अद्वैत से जो स्तर है वो कहाँ जाता है? हमारा जो अद्वैत से हम गति करते हैं वो गति है द्वैत की। अब विज्ञान और उसका विषय एक द्वैत रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं आइडिया आउटसाइड इटसेल्फ। तो ये कोई पूर्ण, ये अपने आप में द्वैत नहीं है, ये केवल विकास की प्रक्रिया में है भी। तो अब आइडिया जो इन इटसेल्फ था वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए जगत के विषयी पदार्थ से संपर्क स्थापित करते हुए क्या हो गया? आइडिया आउटसाइड इटसेल्फ, विज्ञान जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अब तीसरा स्तर क्या होगा? तीसरा जो अमूर्त विज्ञान से इसका जो मूर्त विज्ञान बनने तक का स्तर है, विकासवाद है, उद्देश्यवाद है, विकासवादी स्तर है, वो क्या है? अब जो ये विचार है, जब ये विज्ञान व्यवहारिक जगत में अनुस्यूत हो जाता है, एक विकास की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद ये आइडिया इन एंड फॉर इटसेल्फ बन जाता है। इसको हम हेगेल कहते हैं मूर्त विज्ञान। अब ये जो आइडिया है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, अब ये आइडिया एक रियल आइडिया है। जैसे हम कहें कि मेरे मन में एक पेन का विचार है या एक कलम का विचार है, लेकिन जब हम व्यवहारिक जगत में जाकर के उस कलम से लिखते हैं या उस कलम को प्राप्त कर लेते हैं, तो अब वो जो अमूर्त प्रत्यय है वो मूर्त हो जाता है। और इसकी एक विकासवादी व्याख्या हेगेल दर्शन में मिलती है, जिसमें सोपानवत, तारतम्यता, क्रमवत्ता, उद्देश्यता सभी को देखते हैं। यहाँ हमें उनके दर्शन में पुनः एरिस्टोटल के प्रभाव, प्लेटो का प्रभाव भी दिखता है, लाइबनिज का प्रभाव भी इनके दर्शन पे हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। अब आगे बढ़ते हुए, जैसे कि उन्होंने कहा था कि कांट ने कि बुद्धि प्रकृति को नियमित करती है, यहाँ पर हेगेल का मानना है कि बुद्धि केवल प्रकृति को नियमित नहीं करती है, बल्कि वो कंस्ट्रक्ट भी करती है, उसका सृजन भी करती है। तो बुद्धि प्रकृति को मात्र नियमित नहीं करती, वो उसका एक सृजन भी करती है। तो जो प्रज्ञा का स्वरूप था, प्रज्ञा केवल नियामक नहीं है, उसमें एक सृजनात्मक शक्ति भी है। इसलिए हेगेल का मानना है कि बुद्धि प्रकृति का मात्र नियमन नहीं करती, बल्कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। यहाँ प्रज्ञा को हम रख लें बुद्धि से ज़्यादा, तो
प्रज्ञा केवल नियामक नहीं है बल्कि वो निर्माता भी है, वो सृजन शक्ति भी उसके अंदर अपनी होती है। अब हम हेगेल दर्शन के विकासवाद और निषेधवाद को समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है हेगेल दर्शन में। हेगेल का कहना है कि जब भी एक अमूर्त विज्ञान से मूर्त विज्ञान तक की जो जर्नी है, जो यात्रा है तत्व की, जो तत्व की विकास यात्रा है या ऐतिहासिक विकास की यात्रा है, उसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या है? महत्वपूर्ण ये विकास जो है अपने आप में विरोध को लेकर चलता है। विरोध कोई बाधा नहीं है, विरोध शक्ति है। जैसा कि विरोध को फिक्के ने बाधा माना, तो कोई बाधा नहीं, इसके पार पा करके हमको परम तत्व की प्राप्ति करनी है। परम तत्व में यह निहित है, बिना विरोध के विकास नहीं हो सकता। ये हेगेल का मानना है कि विरोध जो है कोई शून्यता नहीं है, विरोध ज़रूरी है। बिना विरोध के ना गति है, ना शक्ति है, ना विकास है, ना निर्माण है, ना अपूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति संभव है। तो विकास संभव होता है निषेध या विरोध के कारण। विषाद जो निषेध के या विरोध के कारण ही विकास संभव होता है। और एक बात और, जैसे हमने कहा पी, कोई चीज़ पी है और फिर इसका विरोध क्या हो गया? इसका विरोध हो गया, जैसे हम तर्कशास्त्र में देखते हैं कि हमने कहा पी एंड नॉट पी, तो पी एंड नॉट पी, तो पी एंड नॉट पी ये अपने आप में एक अत्यंतिक विरोध दिखाता है। तो ये जो विरोध है, अब हेगेल का कहना है कि अगर विरोध के अविरोध हो जाए, अगर हमने कहा नॉट पी, अब इसमें एक और नॉट लग जाए, नॉट नॉट पी, अगर नॉट नॉट पी हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं कि अगर नॉट नॉट पी हो जाए, अगर विरोध स्वयं के विरोध की समाप्ति कर दे, तो वस्तु की जो अनिवार्यता है वो प्रमाणित हो जाती है, फिर उसका खंडन हम नहीं कर सकते। इसी तरह जब प्रतिपक्ष होते हुए खंडन होता है, फिर एक मंडन होता है, नॉट नॉट पी तक पहुंच जाते हैं, तब वो जो पी है, पी अपने आप में स्वतः सिद्ध होता है। इसे कहते हैं नॉट नॉट पी इक्वलेंट टू पी, इसकी सत्ता स्वयं सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से जो हेगेल के दर्शन में है वो निषेधवाद और विरोध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें दर्शन में उनके उल्लेख मिलता है। तो अब हेगेल का मानना है कि जो तर्कशास्त्र की भ्रांति है, तर्कशास्त्र का जो एक मिस्टेक है, वो क्या मानता है कि व्यवहारिक जगत की जो अमूर्त व्याख्या करता है, वो अमूर्त रूप में हमें विरोध कहीं दिखता नहीं। अत्यांतिक विरोध का वो परिहार करते हैं। वो तर्कशास्त्र की विरोध की अवधारणा खंडन नहीं करते। वो कहते हैं कि इस विश्व में, इस व्यवहारिक सत्ता में कहीं भी अत्यांतिक विरोध नहीं है। अत्यांतिक विरोध का मतलब कहें कि का जो है वो खा नहीं है, तो ठीक है, का खा नहीं है। या कहें हम, अगर हम इसकी बात करें कि जो काला है रंग, वो सफ़ेद नहीं है, ठीक है, लेकिन इनमें कोई अत्यांतिक विरोध नहीं है। काला और सफ़ेद दोनों ही रंग हैं, उसमें एक अनिश्चित अभेद है, जो रंग का भेद है। तो सृष्टि में हेगेल का मानना है कि हमें अत्यांतिक विरोध नहीं दिखता, वो केवल अमूर्त अवधारणा है। मूर्त विज्ञान के रूप में कोई अत्यांतिक विरोध है ही नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने विरोध के नियम का परिहार किया है। तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि तर्कशास्त्र के अध्ययन में हमने देखा तो कि जो तादात्म्य का नियम है, इसे हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं कि P इज़ P, ए कैट इज़ कैट, ए कैट इज़ कैट, जो तादात्म्य का नियम है। या P इज़ नॉट P, P इज़ नॉट Q कहें, या जो विरोध का नियम है। तो ये जो विरोध का नियम है, कैट इज़ नॉट डॉग, तो उनका कहना है कि तर्कशास्त्र में तादात्म्य के नियम को बहुत महत्व दिया गया है तत्व की सिद्धि के लिए। और जब मध्यम परिहार का नियम क्या कहता है? P वेल Q, तो P वेल Q, इसमें P है या Q है। तो ये तीनों नियम की जब हम व्याख्या करते हैं तो हेगेल का मानना है कि तादात्म्य के नियम को बहुत महत्व दिया गया है तत्व की विवेचना के लिए, लेकिन विरोध के नियम की जो महत्व है उसको समझा नहीं गया है। और तर्कशास्त्रियों ने जो अत्यांतिक विरोध की अवधारणा दी है वो सर्वथा इस वस्तु जगत में सत्य नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो विरोध
होते हैं उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियाँ तर्कशास्त्र में कैसे होती हैं, इसे हम कहते हैं सब ऑल्टरेशन या समावेग, कंट्ररी या विरोध, या सब कंट्ररी या उपविरोध, कॉन्ट्राडिक्शन या अत्यंत विरोध। अब इसकी अवधारणा को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब जब तर्कशास्त्र का हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की। ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। तो इसमें ए जो होता है उसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। जैसे मान लें कहें कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो इसे कहेंगे ए टाइप स्टेटमेंट है। क्या कहेंगे? ए टाइप स्टेटमेंट। अब दूसरा होता है ई टाइप, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। जैसे ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, वैसे ही ई यूनिवर्सल नेगेटिव है। जैसे कहें कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, तो वो हो जाएगा ई टाइप स्टेटमेंट। ओ टाइप क्या होता है? ओ टाइप के कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, या कहें कि कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम? पर्टिकुलर नेगेटिव। और चौथा जो होता है उसे कहते हैं आई टाइप स्टेटमेंट, या जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव, या कहें कुछ मनुष्य बुद्धिमान हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आत्यांतिक विरोध होता है वो ए और ओ में हुआ और ई और आई में हुआ, लेकिन जो सब अल्टरेशन है वो ए और ई में है। ये कोई आत्यांतिक विरोध नहीं है, ये विरोध है। इस तरह से जब हम स्क्वायर ऑपोजिशन का अध्ययन करते हैं तो हेगेल का मानना है कि उपविरोध और समावेग ये एक दूसरे से समायोजित हो जाते हैं, और इस सृष्टि में कुछ भी आत्यांतिक विरोध के रूप में है ही नहीं, और ये विरोध भी अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। तो जो मूल रूप से हमें दिखता है सृष्टि में विकास के क्रम में, वो हमें केवल विरोध दिखता है, कंट्ररी चीज़ें दिखती हैं। और ये क्या है? ये जैसे कहें कि का जो है वो खा नहीं है, या का जो है वो आ नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में कंट्ररी है। लेकिन अगर हम कहें कि काला रंग सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद रंग काला नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें कंट्ररी है, विरोध है, लेकिन इसमें कोई आत्यांतिक विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों ही रंग की अवधारणा के साथ अनुस्यूत अभेद को भी दिखाते हैं। या हमने कहा कि काला आ जो है वो काला रंग है और बा जो है वो सफ़ेद है। अब आ बा नहीं है और बा आ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों ही में जो रंग की अवधारणा है वो तो सामान्य है। तो इस तरह से जो हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं हमें सामान्य की अवधारणा बनती दिखती है, जो इनमें एक अनुस्यूत अभेद है। तो आत्यांतिक विरोध का त्याग करके वो केवल विरोध की संभावना का ही स्पष्ट मानते हैं, और उसको कहते हैं कि सारे विरोधों को। अब वो क्या कहते हैं कि विज्ञान के विकास का एक त्रिक रूप है, इस विरोध से लेकर के पूर्णता की प्राप्ति तक एक त्रिक रूप है। जैसे वो कहते हैं पक्ष, प्रतिपक्ष एवं उसका समन्वय, और इसे उन्होंने कहा है कि द्वंद्वात्मक समन्वय, द्वंद्व मूलक समन्वय। जो डायलेटिक्स है चलती रहती है, और ये चेतना के स्तर से चलती है। तो चेतना से ही समस्त इतिहास का निर्माण हुआ है, दर्शन का निर्माण हुआ है, ऐसा कि हेगल का मानना। चेतना ही मानवीय सभ्यता संस्कृति का विकास करती है। तो पशु से मानव, मानव आदि मानव से सभ्य मानव, कृषि मानव से जो है वो ज़मींदार प्रथा। जैसे वो कहते हैं कि जब एंशिएंट हिस्ट्री का हम अध्ययन करते हैं कि कैसे एरिस्टोक्रेसी से फ्यूडलिज्म से जा कर के हम साइंटिफिक जनरेशन में आते हैं, रेनेसां में आते हैं। तो इस तरह से जो भी विकास क्रम दिखता है हमें, उन सब में एक द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक क्रम चलता रहता है। तो पक्ष के का जो निषेध है वो प्रतिपक्ष है, और जो इसका समन्वय है वो निषेध का निषेध है, नॉट पी है। इस तरह से ये जो विज्ञान का एक त्रिक रूप है, पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय। तो ये पक्ष प्रतिपक्ष तो चलते रहेंगे, ये पक्ष और प्रतिपक्ष या थीसिस
या एंटीथीसिस, ये चलते रहेंगे। ये तब तक चलेंगे जब तक ये सिंथेसाइज ना हो जाए, और यही जब पूर्ण रूप से सिंथेसाइज हो जाते हैं तो विज्ञान के पूर्ण रूप को ये प्राप्त कर लेते हैं। तो पूर्ण विज्ञान में समस्त विश्व के गुण विद्यमान हैं, और दर्शन शास्त्र भी जो है इस विज्ञान की यात्रा का इतिहास है। दर्शन शास्त्र क्या है? इस विज्ञान की यात्रा का इतिहास है। यानी सत्य से जब विषय असत बनाता है और फिर सत असत के मेल से जब पूर्ण असत बनता है, तो द्वंद्वात्मक मूल समन्वय जो है उसकी गति सत से असत फिर पूर्ण सत्य तक है। हाँ, इस तरह से चलता है। तो जैसे दार्शनिक विश्लेषण में भी हम देखते हैं कि पहले खंडन होता है, फिर मंडन होता है, या पुनर् उसकी स्थापना की जाती है। अमूर्त सामान्य से होते हुए विशेष और पुनः मूर्त सामान्य पूर्ण व्यक्तित्व की ओर इस विज्ञान की प्रगति होती है, विकास होता है, या इसकी तत्व की निरंतर गति होती है। अपरोक्ष अनुभूति से होते हुए बुद्धि विकल्पों से फिर पुनः स्वानुभूति की ओर यह तत्व प्रदर्शित होता है। अद्वैतवाद से द्वैतवाद की ओर होते हुए फिर विशिष्ट अद्वैतवाद की ओर ये निरपेक्ष विज्ञान की गति हमें दिखाई देती है। दर्शन शास्त्र में भी ये गति हमको दिखाई देती है। अब इसके आगे हेगेल ने कहा जो निरपेक्ष विज्ञान की जो प्रक्रिया है वो अमूर्त विज्ञान से वास्तु जगत विज्ञान तक होते हुए मूर्त विज्ञान बनने की प्रक्रिया है। इस हिसाब से वो इस निरपेक्ष विज्ञान के स्तर को जानने के लिए या 3 प्रकार के भागों में ज्ञान को विभाजित कर देते हैं। पहले वो कहते हैं जो ज्ञान है वो तर्कशास्त्र का ज्ञान है, तर्कशास्त्रीय ज्ञान है। उनका मानना है कि तर्कशास्त्रीय ज्ञान है वो अमूर्त विज्ञानों का अध्ययन है। फिर दर्शन शास्त्र का जो विज्ञान है वो वस्तु जगत के विज्ञान का अध्ययन है, तत्व मीमांसा का अध्ययन है। और पुनः जो आत्मा विज्ञान है वो मूर्त विज्ञान का अध्ययन है। और इस प्रकार ही दर्शन शास्त्र अपने आप में तत्व की प्रतिष्ठा को समझता है, निरपेक्ष विज्ञान की पूर्ण वास्तविक अवधारणा को समझता है। अब हेगेल का मानना है कि दर्शन का जो है वो एक उत्तरोत्तर विकास हुआ है। हेगेल के दर्शन में उनका मानना है कि परम तत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। वो कहते हैं कि ये विकास क्रम केवल ऐतिहासिक नहीं है, दर्शन में भी ऐसा विकास क्रम हमें दिखता है। जैसे जातियों का विकास होता है, सभ्यताओं का विकास है, सब संस्कृतियों का विकास है, समाजों का विकास है, विज्ञान का विकास भी दर्शन में इसी प्रकार हुआ है। सर्वप्रथम विज्ञान की व्यक्ति किस रूप में होती है? कला के रूप में होती है। कला के रूप में अगर हम वस्तु जगत के रूप में देखें तो जो अन्य कलाएँ हैं जैसे मूर्ति कला है और जो जब पेंटिंग्स करते हैं हम लोग, ये सारी कलाएँ क्या हैं? बाह्य जगत में हैं। और जैसे सिंगिंग है या अन्य कलाएँ जो मानसिक रूप से भी कलाओं का एक रूप होती हैं, इन्हीं का परिवर्धित और विकसित रूप जो होता है कला का वो धार्मिक भावनाओं में होता है या अनुभूति में होता है। लेकिन जो धर्म में भी जो भ्रम होते हैं या रहस्य होते हैं जिनको कतई हेगेल नहीं मानते, वो रहस्यात्मक किसी ज्ञान को नहीं मानते, मिस्टिकल ज्ञान को काटते हैं। कहते हैं इसी धर्म की जो प्रति की जो और विकास होता है इसके जो विरोधों को दूर करते हैं, कला के विरोधों को धर्म में दूर करते हैं और धर्म के विरोधों को पुनः दर्शन के विकास और ज्ञान से दूर किया जाता है। उसके रहस्यवाद को, उसकी भ्रांतियों को, उसमें जो अन्य तत्व हैं उनको हटाकर दर्शन भी अपने तत्व की प्रतिष्ठा करता है। इस प्रकार से हमें दिखता है कि जो पूर्ण विज्ञान है वो समन्वय की एक चरम सीमा है। इसमें एक समन्वय की एक चरम सीमा होती है। अपूर्ण को पूर्ण करने से विरोध उत्पन्न होता है। अपूर्ण को अपूर्ण सिद्ध करते हैं जब हम, तो क्या होता है? विरोध होता है। जैसे हम कहते हैं कि जो सत्य है वो असत है, तो एक विरोध पैदा होता है। किंतु समन्वय जो है अपूर्ण होने के कारण पुनः पक्ष बन जाता है। अब अगर वो समन्वय पूर्ण समन्वय नहीं है, अगर वह पूर्ण समन्वय हुआ, समन्वय का हमें यहाँ संबंध देखना है विकास क्रम में, अगर समन्वय समायोजित नहीं हुआ पूर्ण रूप से तो वो क्या हो जाएगा? उसका पुनः एक पक्ष आ जाएगा, यानी पक्ष से प्रतिपक्ष बनेगा। कोई बात हमने कहा ए तो किसी ने कहा नॉट ए। अब नॉट ए का पुनः जब निषेध होगा, नॉट ए, तब ये क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा, उसकी सत्ता सिद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूर्ण समन्वय की अवधारणा को समझना जरूरी है। पूर्ण समन्वय की अवधारणा क्या है? पूर्ण समन्वय का मतलब होता है अब अपूर्ण होने के कारण
अपूर्ण होने के कारण जो है वो हमें दिखता है कि उसका एक पक्ष बनेगा। लेकिन निरपेक्ष विज्ञान क्या है? ये पूर्ण समन्वयात्मक है होने के कारण अब क्या होगा, इसका अब कोई पक्ष नहीं बनेगा। अब नॉट पी अपने आप को पी के रूप में प्रतिष्ठित कर देगा। अब तत्व की जो विकास यात्रा है उसमें तत्व अपने को सिद्ध कर लेता है, स्वरूप सिद्ध करता है, जिसमें स्वरूप में केवल तत्व जो है वो केवल जो है स्वरूप रूप नहीं है, वो एक उपादान रूप में भी होता है। मैटर और फॉर्म दोनों मिल जाते हैं, उनमें कोई द्वैत नहीं बचता है, उनमें कोई डुअलिज्म नहीं बचता है। वो दोनों एक जो भेदों में एक अनश्यूत अभेदता है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो अब ये हेगल के अनुसार जो है उनका दर्शन जो है, हेगल का जो दर्शन है उनके अनुसार वो पाश्चात्य दर्शन की कमियों का समन्वय करता है। विज्ञान का द्वंद्वात्मक समन्वय जो है वो इतिहास में भी लागू होता है। विज्ञान का विकास क्या है? जो विज्ञान हेगल जिसकी बात कर रहे हैं, पहले नैतिक चेतना का विकास होता है, फिर अधिकारों का विकास, फिर नैतिक चेतना विकास, फिर रक्षा का विकास, फिर सामाजिक संस्थाओं के रूप में भी हमारा विकास होता है। सामाजिक संस्थाएं परिवार, समाज और राष्ट्र के रूप में विकसित होती हैं। तो हमें यह देखना है कि जो हेगल का दर्शन है वो इस ऐतिहासिक विकास का भी दर्शन है। अब हमें यह समझना है कि किस प्रकार हेगल का मानना है कि जो उनका दर्शन है वो किस तरह से पाश्चात्य दर्शन की कमियों का समन्वय करता है। हेगल के अनुसार जो पार्मेनिडेस का दर्शन रहा, जैसे कि हमने इतिहास विकास क्रम में इस दर्शन का अध्ययन किया है व्याख्यान 1 से लेकर के व्याख्यान 20 तक, तो हेगल के अनुसार जो पार्मेनिडेस का दर्शन है वो परम तत्व को समझता तो है, लेकिन उसको वो एक कहता है कि वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो नित्य है। अब हेगल का मानना है कि बिना परिवर्तन के परम तत्व की जो पूर्ण चैतन्य रूप की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। पुनः उनका मानना है जो हेराक्लाइटिस में जो तत्व है वो नित्य परिवर्तनशील है, तो नित्य परिवर्तनशील में भी जो निरपेक्ष विज्ञान की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, उसकी प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। पुनः वो कहते हैं इसको दूर करने का जो प्रयास प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में हुआ है, जो प्लेटो ने जो परमार्थ और व्यवहार का जो एक खाई खींच दी है उसको दूर नहीं कर पाए। पुनः अरस्तु के दर्शन में वो कहते हैं कि जैसे जो सुकरात और प्लेटो के दर्शन में जो परमार्थ का और व्यवहार का जो एक भेद बना रहा, वो भेद हेगल नहीं मानते हैं। कहते हैं वो समझ नहीं पाए तत्व की प्रतिष्ठा को सही से समझते हुए। पुनः अरस्तु के दर्शन में ये जो उन्होंने जो द्वैत की अवधारणा है उसको भी वो उचित नहीं मानते। अब वो कहते हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम जब तत्व की विकास की यात्रा को हम समझते हैं तो इस प्रकार से ये तत्व का द्वैत देकार्त के दर्शन में भी बना रहा, और पुनः स्पिनोजा के दर्शन में जब वो देखते हैं केवल अद्वैत रूप में दिखता है, वो कहते हैं स्पिनोजा का दर्शन जो है वो सिंह की गुफा के समान है, जिसमें सभी तत्व जाते हुए दिखते हैं लेकिन किसी भी अन्य तत्व की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। वो केवल ईश्वर है जो विशुद्ध है और सब जो है वो अपने आप में तत्व के रूप में प्रतिष्ठा नहीं होती, वो केवल गुण के रूप में होती है। तो स्पिनोजा दर्शन को भी अपूर्ण मानते हैं। पुनः वो लाइबनिज के दर्शन में कहते हैं कि तत्व की प्रतिष्ठा दिखती है विश्व में फैली हुई, लेकिन पुनः लाइबनिज जो परम तत्व को के खंड खंड करके उसे विश्व में बिखेर देते हैं, उसको भी वो सत्य नहीं मानते, उसको भी वो पूर्ण निरपेक्ष विज्ञान की अवधारणा नहीं समझते। उसके बाद उन्होंने अनुभव आदि के रूप में जो लाक के दर्शन की समीक्षा, बर्कले के दर्शन की समीक्षा, ह्यूम के दर्शन की समीक्षा की, उसमें उन्होंने पाया कि जो परम तत्व है उसकी प्रतिष्ठा में कुछ कमियां रह गई हैं, जो दृष्टि सृष्टिवाद की है, आत्मविज्ञानवाद की है, संदेहवाद की है, और जो अज्ञेयवाद को जैसे कि वो कांट के दर्शन में भी कहते हैं, ये अज्ञेयवाद जो कांट के दर्शन में रह गया वो अपने आप में एक बहुत ही भयंकर भूल है। वो कहते हैं कि ये जो अज्ञेयवाद है ये निरपेक्ष विज्ञान की तत्व की प्रतिष्ठा को पूर्ण रूप से समझ नहीं सका है दर्शन। और वो कहते हैं कि कांट के दर्शन में जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा अपने स्वरूप में अज्ञेय हो जाती है, या जो परम तत्व है वो अपने स्वरूप में अज्ञेय हो जाता है।
तो हेगेल के दर्शन कहते हैं कहीं कुछ भी अज्ञेय नहीं है। ज्ञान के विकास में, परम तत्व में सब कुछ समाहित है, इस विकास क्रम में सब कुछ समाहित है। कुछ भी इस वस्तु जगत के बाहर नहीं है, कोई भी चीज़ रहस्यात्मक नहीं है, कोई ऐसा डिवाइन वर्ड नहीं है जैसा कि प्लेटो के दर्शन में मिलता है वस्तु, सत्य और डिवाइन वर्ड। परमार्थ और व्यवहार का कोई भेद नहीं मानते, मूल रूप से नहीं मानते। निरपेक्ष विज्ञान में परमार्थ और व्यवहार एक दूसरे के पूर्ण समन्वय के रूप में है। अब जो अज्ञेयवाद था वो स्वलक्षण सत्ता में संदेह को लेकर के था। ये संदेह कांट के दर्शन तक बना रहा दिखता है। इस संदेह को हेगेल नहीं मानते। कहते हैं कि कांट ने वहीं पर भ्रांति की है जब वो प्रज्ञा को केवल नियामक समझते हैं, उपादानकर्ता नहीं समझते। यानी स्वलक्षण सत्ता है, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि अनुभव की प्रतीति से विज्ञान की शक्ति होती है या ये बुद्धि के विकल्पिक शक्तियों से निश्चयात्मक ज्ञान बनता है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी जो भ्रांति है हेगेल के अनुसार वो ये है कि स्वलक्षण सत्ता जो है, जो स्वलक्षण सत्ता है अपने आप में, उसका अपना एक परम तत्व है, उसमें एक चेतनता है, वो सभी से, विषय से भी जुड़ी है, विषय से भी जुड़ी है, अनुभव से भी जुड़ी है। तो ये जो क्रम है, प्रतीति, देश काल, बुद्धि विकल्प, प्रज्ञा, ये सब आपस में एक समायोजन का क्रम है, ज्ञान में विकास का क्रम है, सोपानवत तारतंत्र क्रम है। इसमें एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रज्ञा तो बुद्धि से जुड़ी है, प्रज्ञा का संबंध तो बुद्धि से है, फिर बुद्धि का संबंध केवल इस जगत से है और जगत का अनुभव ही बुद्धि के रूप में परिवर्तित होता है। उनका कहना है कि प्रज्ञा भी अपने आप में सृजनात्मक है और जगत के विकास के उत्तरोत्तर ज्ञान के को अनुभूत कराती है, उसमें एक क्षमता है। तो हेगेल का मानना है कि उनके दर्शन में सभी उनके प्रारंभिक दर्शनों की जो कमियां रह गई हैं, ऐतिहासिक कमियां रह गई हैं, उनकी शुद्धि हुई है, उनको दूर किया गया है, उनका समन्वय किया गया है। और इस प्रकार हेगेल कहते हैं कि उनका दर्शन जो है उनसे पूर्ववर्ती दार्शनिकों का, चाहे वो थेरीज मत हो, आयरोनियन मत हो, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, फिर पुनः बुद्धिवाद, अनुभववाद और फिर कांट, सेलिंग, फिक्टे, हर प्रकार के दर्शन की कमियों को दूर करता है। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो हेगेल का दर्शन है उसके सारे पूर्ववर्ती दार्शनिक तुतलाते हुए हेगेल हैं और पूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा निरपेक्ष विज्ञान के रूप में हेगेल के दर्शन में हुई है। ये कुछ मूलभूत कृतियां हैं जिनके आधार पर ये व्याख्यान निर्मित किया गया है। धन्यवाद।